डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में एक मिथ है कि सब्जेक्ट टेढ़ा होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ टेढ़ी नहीं होती अगर हम अपने पढ़ाने के स्टाइल को ठीक रखें और अपने पढ़ने के तरीके को ठीक रखें। तो मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ने के तरीके को थोड़ा आसान करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहावत है ना, गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें तो सब्जेक्ट कभी भी टेढ़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ठीक है, अच्छा, ये मिटाया जा सकता है। सो दिस इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आई कैन टेल यू कि सबसे पहले हम लोग उस कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जो टॉपिक्स जनरली डिस्कशन में हैं। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये टॉपिक्स टेढ़े नज़र आते हैं और समझने में दिक्कत होती है। तो मैं पहले आपको उसको डिकोड करता हूँ और उसका एक ओवरव्यू देता हूँ जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स आसान लगे। एंड ऑप्शनल की क्लास हम लोग कर रहे हैं, बट इवन पीटी में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ईजिली आप उसको रिप्लाई कर सकें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग ऑप्शनल में देखते हैं कि हमारे पास एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एंड अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। यस। दूसरा हम लोग देखें तो एक हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है और इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये है। फिर हम लोग देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसकी भी बात करेंगे। आपने सुना होगा ऑफर कर्व है, तो प्रस्ताव वक्र है, तो साथ में हैरोडोमर मॉडल है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो ये मौद्रिक अर्थशास्त्र है, दिस इज ये मौद्रिक अर्थशास्त्र है। यस। और एक पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस। तो इसको लोक वित्त बोलते हैं। और फाइनली वी सी कि इंडियन इकोनॉमी है हमारे पास, इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था। सो ये हमारे सामने है। अगर हम एक बार डिकोड करें पूरे सिलेबस को तो हमारे सामने है। अब आप देखो कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक को आपके सामने उठाता हूँ और थोड़ा बताता हूँ कि कैसे हमारे लिए इकोनॉमिक्स ईजीएस्ट अमंग ऑल है। एंड दूसरे शब्दों में कहें तो द ईजीएस्ट है। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं आपको इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक चीज़ उठा रहा हूँ, है ना, और इसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इस माइक्रो में यस, पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ और वो टॉपिक है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो कंज्यूमर बिहेवियर। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं उपभोक्ता का व्यवहार, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो उपभोक्ता का व्यवहार,
उसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस उपभोक्ता के व्यवहार में अगर हम देखें तो दो तरह से हमारे पास हमें कंसेप्ट मिलेंगे। एक कंसेप्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो अल्फ्रेड मार्शल का है, और एक कंसेप्ट जो है वो दिया हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पर तो एक कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल का है और एक कंसेप्ट जो है अगर हम देखें तो वो जे आर हिक्स का है, जॉन रिचर्ड हिक्स का है। दो अलग अलग कंसेप्ट है, तो एक अल्फ्रेड मार्शल का है और एक जे आर हिक्स का है। तो हम लोग आज जो फोकस करेंगे इस डिस्कशन में, बाकी जो हमारा पूरा लेक्चर होगा जब लेटर ऑन हम एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। तो एक तो मार्शल का है और एक क्या है, हिक्स का है। तो हिक्स की थियरी पर थोड़ा आज हम लोग फोकस करते हैं कि ये कैसे है, और फिर जब डिटेल में जाएंगे तो हम लोग मार्शल भी देखेंगे और फिर मैक्रो के कंसेप्ट, इंडियन इकोनॉमी कंसेप्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमी के कंसेप्ट पे देखेंगे, और कैसे हम लोग बहुत कम शब्दों में मार्क्स ले सकते हैं, मेंस में उठा सकते हैं, कैसे डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे साथ में। तो थोड़ा मैं इसको बढ़ाता हूँ, और इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं थोड़ा बात करूँ आपके साथ। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ इंडिफरेंस कर्व। यस, ये मैं बात करना चाहूँगा इंडिफरेंस कर्व। थोड़ा इंडिफरेंस कर्व सुना होगा आपने नाम, इंडिफरेंस कर्व। सो इस इंडिफरेंस कर्व के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है, इसको बोलते हैं, हिंदी थोड़ा मैं आपको बताऊं, अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र अथवा तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र। यस, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और दोनों एक ही है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ की पहले इंट्रोडक्शन जानी जाती है, फिर उसको डायग्राम से एक्सप्लेनेशन होता है, और फिर कंक्लूजन करके कैसे हम मेंस के लिए एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं, वो काम हम लोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास हम लोग एक लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कमोडिटी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं कमोडिटी वाई, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई विच इज इक्वल टू चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स। ये हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में इसको संयोग बोलते हैं, हम लोग संयोग बोलते हैं। वस्तु x यहाँ पर है, यस, ये वस्तु y है यहाँ पर, और MRS XY को अगर हम कहें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, हिंदी में बात करें तो यह है सीमांत प्रतिस्थापन दर, प्रतिस्थापन दर। तो ये बताता है कि कितने हमने y का सैक्रिफाइस किया तो कितना हमें x मिला है। इन दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो को इंग्लिश में ट्रेड ऑफ बोलते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं अदला बदली। कैसे y को कम किया तो कैसे हमें x मिला, इन दोनों को दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन A ले लेते हैं, सपोज x को हम लोग चाय ले लें और y को हम लोग बिस्किट्स ले लेते हैं। तो 1 कप चाय है और इसके साथ 20 बिस्किट्स हैं। हमारे पास लिमिटेड इनकम है, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया जी, 1 कप चाय का और 20 बिस्किट्स का। तो दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज़ मुझे चाय ज़्यादा पीने की इच्छा है और मेरे पास इनकम लिमिटेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक वाले में से कम करना पड़ेगा। तो ये जो y वाला है इसमें से कम करना पड़ेगा। तो मैंने 5 यूनिट y वाला कम कर दिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 5 बिस्किट्स कम कर दिए, और उससे जो पैसा बचा उससे मैंने 1 कप एडिशनल चाय पी ली।
अब अगर तीसरा आगे की बात करें, तीसरा कॉम्बिनेशन एक और इधर बढ़ाया तो इधर से और कम करना पड़ा। अब आप देखना ये कम करने का रेशियो में भी कुछ कहीं ना कहीं इशू है। पहले 5 कम हुआ है और 4 कम हो रहा है, ये मैं लेटर ऑन आपको क्लैरिफाई करूँगा, पहले मुझे ये लिख लेने दो। फिर डी है तो ये बढ़ा तो इधर कम हुआ, फिर ई है ये बढ़ा तो इधर कम हुआ, फिर एफ है तो ये बढ़ा तो इधर कम हुआ। व्हाट वी आर गेटिंग, और हमें क्या अब मिल रहा है ये हम देखें तो हमें ये मिल रहा है कि यहाँ एक के लिए पहले जो है वो 5 का सेक्रीफाइस है। अब यहाँ एक के लिए जो यहाँ सेक्रीफाइस है वो कितने का है, 4 का है। यहाँ एक के लिए जो सेक्रीफाइस है वो 3 का है। यहाँ एक के लिए जो सेक्रीफाइस है वो 2 का है। और यहाँ एक के लिए जो सेक्रीफाइस है वो 1 का है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो इफ आप देखो सेक्रीफाइस रेशियो तो कॉन्टिन्यूसली ये क्या हो रहा है बाद में। तो सेक्रीफाइस रेशियो ये क्या हो रहा है कि ये कम होता जा रहा है। आप देखो पहले कितना था जी, 5 का सेक्रीफाइस था। अब इस सेक्रीफाइस रेशियो का कम होने का कारण ये है कि इनिशियली वाई हमारे पास ज़्यादा है तो वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस मोर, हम वाई को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन जैसे जैसे वाई कम होता जाएगा वाई की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी और वाई को सेक्रीफाइस करने का जो हमारा मन है वो कम होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला देखो माइनस नहीं लिखेंगे, 5/1, 5:1 हो गया, पहला तो डैश होगा इसके लिए। दूसरा यहाँ 4 का सेक्रीफाइस हुआ है और 1 इधर है तो 4:, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, माइनस साइन सिर्फ डिक्लाइनिंग ट्रेंड को दिखाता है, सिर्फ बताता है कि वो डिक्लाइन हो रहा है। तीसरा नेक्स्ट 3 और ए तो मतलब इसका हम सेक्रीफाइस, फिर क्या है 2 और 1, मतलब ये है कि 2, उसके बाद क्या है 1 and 1, तो ये 1 और 1। तो सेक्रीफाइस रेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम देखें तो ये इसीलिए कि जैसे जैसे वाई वस्तु कम होती जा रही है उससे मिलने वाली संतुष्टि बढ़ती जा रही है, तो मैं उसका कम से कम सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। इनिशियली शुरू में मैं ज़्यादा तैयार हूँ। अब ये तो हमारा एक टेबल हो गया। इस टेबल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो उस डायग्राम को मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डायग्राम सेक्शन थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ओके, तो अगर देखें तो पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें और फिर बात करते हैं। Yes, we take commodity Y here and commodity X here, मतलब Y वस्तु यहाँ पर और X वस्तु यहाँ पर। Yes, तो Y वस्तु यहाँ पर और X वस्तु यहाँ पर। अब थोड़ा सा एक और मैं साथ में कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 5 10 15 and 20। तो अगर हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा डायग्राम होगा, और कैसे डायग्राम होगा वो थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। 1 के सामने 20 है तो 1 के सामने क्या हो गया जी, 20 हो गया। 2 के सामने 15 तो 2 के सामने 15, 3 के सामने 11 तो 3 के सामने 11, 4 के सामने 8, 5 के सामने 6। यस, तो इस तरह से जब हम सबको मिलाते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम यहाँ पे बनती है जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व हमारा है यहाँ पर। यस, इस तरह से ये आईसी हमें नज़र आता है। हर एक पॉइंट पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इधर एफ,
सो ये 5 है, ये 1 है। सो हर एक पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, समान है। यस, तो इसी के बेसिस पर हम लोग इस अनधिमान वक्र को परिभाषित करते हैं। सो इसको पहले मैं इंग्लिश में और फिर हिंदी में बताता हूँ। तो देखो, सारे इस कॉम्बिनेशन से समान संतुष्टि है। पहला कॉम्बिनेशन 1 and 20 का है, दूसरा 2 and 15 का है, तीसरा 3 and 11 का है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ भी रहा है, इसलिए सबसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, समान है हमारे पास। इसीलिए इसको बोलते हैं सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसीलिए हम इनडिफरेंट हैं कि कौन सा, तटस्थ है कि कौन सा बिंदु हम लोग चुनाव करें अपने संतुष्टि के लिए। तो इसको डिफाइन करेंगे तो इसको कहते हैं, इट इज़ द इंडिफरेंस कर्व इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives equal level of satisfaction to the consumer out of his given income and resources. Equal level of satisfaction to the consumer out of his given income and resources, and he does not want to move away from it. वो इन बिंदुओं से, satisfaction बिंदु से मूव नहीं करना चाहता। अनधिमान वक्र अथवा तटस्थता वक्र विभिन्न दो वस्तुओं का एक संयोग है जो उपभोक्ता को दिए हुए आय तथा संसाधनों की उपलब्धता में समान संतुष्टि देता है, और उपभोक्ता इन बिंदुओं से हटना नहीं चाहता, इन बिंदुओं पर तटस्थ रहता है। उस स्थिति को जिस कर्व से दिखाया जाता है, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं तटस्थता वक्र। अब आप देखो, आपके अगर आप अपना एग्ज़ाम देखोगे, और मैंने स्टेट देखा बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाले में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं, और इसके विभिन्न गुणों की चर्चा करें तथा उपभोक्ता संतुलन को भी दर्शाएं। तो देखो, आप एक चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर मान लो हमें अब पॉइंट्स तो सारे ए बी सी डी ई एफ सब समान संतुष्टि देते हैं, तो कैसे हम लोग यहाँ पर किस पॉइंट का चुनाव करेंगे, इसको जानने के लिए हमें एक बजट लाइन को जानना जरूरी होता है। यस, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं बजट लाइन, यहाँ हम लोग जानते हैं बजट लाइन, है ना, और हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं बजट रेखा। बजट रेखा, और उसको एक डायग्राम हम लोग दिखाते हैं। अगर सिंपल मीनिंग बात करें तो बजट लाइन उपभोक्ता के संतुलन बिंदु, उपभोक्ता के आय को दर्शाता है कि उपभोक्ता के पास कितनी आय है, उसको बजट रेखा दर्शाता है। वो बताता है कि उपभोक्ता की आय कितनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं। यस, एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, बजट रेखा, इसको एक सीधी लाइन से हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पे कमोडिटी वस्तु Y है और यहाँ पे वस्तु X है ना। तो वस्तु X यहाँ पर हो गया और वस्तु Y यहाँ पर हो गया। वस्तु Y यहाँ पर है, तो 0 X एंड Y, ये A एंड ये B। अब मान लो आय, अगर मुझे अपनी आय दिखानी है, जिसको इनकम बोलते हैं हम लोग, तो आपको पता नहीं है मेरी आय, लेकिन आपको पता है कि मैं अपनी आय को दो जगह खर्च करता हूँ, X वस्तु पर और Y वस्तु पर। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन Y। यस, तो क्या है, X वस्तु पर खर्च प्लस Y वस्तु पर खर्च, Y वस्तु पर खर्च। अच्छा, X वस्तु पर खर्च अगर पता करना है तो प्राइस ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ X, प्लस इधर बात करेंगे तो प्राइस ऑफ Y एंड क्वांटिटी ऑफ Y, और मनी इनकम को M से हम लोग डिनोट करेंगे। यस, M, हाँ, प्राइस ऑफ X की कीमत। अब खर्चा कैसे, मान लो X की प्राइस 5 है और क्वांटिटी 20 है, तो 5 × 20। Y की प्राइस जो है वो सपोज 4 है और ये 30 है, तो 4 × 30। टोटल मिला लेंगे, टोटल खर्चों को जोड़ लेंगे तो इनकम पता चल जाएगी। एंड इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम को प्राप्त करना। दैट मीन्स व्यय विधि से किस तरह से हम आय को, राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास हो गया। तो बजट रेखा को बोलते हैं, ये उपभोक्ता के आय को दिखाने वाली रेखा है। अब अगर हम संतुलन की बात करेंगे, सपोज यहीं से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं एंड दैट वर्ड इज उपभोक्ता, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये क्या करता है कि उपभोक्ता के यहां पर, अब आप देखो हमारे पास ये बजट लाइन तो एक आ गया, यहां पे कमोडिटी वाई हो गया और यहां पे कमोडिटी एक्स हो गया। एक जगह वाई कमोडिटी हो गया, एक जगह एक्स कमोडिटी हो गया। तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं यहां पर उपभोक्ता संतुलन को? तो हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व ये है IC1, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये है IC2, तीसरा इंडिफरेंस कर्व ये है IC3। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ है E0, एक इक्विलिब्रियम यहाँ है E डैश। तो आप खुद सोचो कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, वो ज़्यादा इक्विलिब्रियम को दिखाता है। यहाँ पे कमोडिटी Y और यहाँ पे कमोडिटी X ज़्यादा को दिखाता है ये, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व के आगे जब हम और पढ़ेंगे डिटेल तो हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की एक बड़ी बात है जो ये बताता है कि उसका प्रॉपर्टी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होता है संतुष्टि लेवल उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है, बट प्रॉब्लम है IC3 के साथ कि ये हमारी जो आय रेखा है, जिसको बजट रेखा हम लोग बोल रहे हैं, वो इसका समर्थन नहीं करती है। हमारी आय रेखा, हमारी बजट रेखा यहीं तक रोक देती है ना, ये A एंड B। तो इसमें इन दोनों में अगर हम देखें IC1 और IC2, तो IC2 ज़्यादा हायर है, ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन ज़्यादा है। यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन ज़्यादा है। यह वह स्थिति है जहाँ पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, where the consumer gets maximum satisfaction. That is the point. With the available resources, this is the maximum point. Although this is the highest indifference curve, but it is not possible in the present budget line which we are witnessing. तो यहाँ पर इस वर्तमान बजट रेखा में ये संभव नहीं है। अभी जो बजट रेखा है, जो हमारे आय की उपलब्धता है, उसमें इसी तटस्थता वक्र को दिखाया जा सकता है, इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये लोअर तटस्थता वक्र पर है और नीचे वाले का मतलब कम सेटिस्फैक्शन, ऊपर वाले का मतलब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से हम लोग इनको देख सकते हैं। अब देखो, आप जब हमें आंसर लिखना है, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग जो है वो आप डिक्टेट भी होगा, आप नोट्स भी उसका आपको मिलेगा, तो आप डिक्टेशन भी आपके लिए रहेगा, नोट्स भी आपको मिलेगा, डायग्राम्स क्लैरिटी यहाँ से होगी, आप बीच में टीचरों से इंटरेक्शन का भी मामला रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका डेफिनेशन है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा डिक्टेशन में, इसका भी अवेलेबल रहेगा। इसके कंडीशंस रहेंगे, जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा, यहाँ पे टेंजेंट होता है, वो कंडीशन भी आपको लिखी रहेगी। तीसरा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। तो ये सारे कंडीशंस आपको मेंशन रहेंगे, जो नोट्स में भी होंगे और उसके बाद आपको डिस्कशन में भी क्लैरिफाई होगा। तो इसके अलावा जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, दैट ऑल्सो वो भी हमारे डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। उसके लिए अलग से हम लोग एक सीरीज चलाएंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, आंसर कैसे लिखें, वो भी सीरीज़ हम लोग रन करेंगे। तो ये माइक्रो से संबंधित था, जो कि व्यष्टि हमारा अर्थशास्त्र है, और उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया। सिलेबस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे, तो इसको और डिटेल में और सारे टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। तो इसके साथ मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ और फिर हम लोग माइक्रो के भी डिस्कशन देखेंगे कि कैसे है। सो चलिए, टिल देन, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू।